मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मित्ता संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल 2 साल का बेहद लंबा समय, बेहद लंबा सफ़र, काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए, बहुत से लोग जुड़े, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई। आज आवाज़ इंडिया टीवी चैनल एक ब्रांड बन चुका है चैनल्स की दुनिया में। आज हमारे साथ चैनल के सीईओ एमडी अमन कामले सर हैं, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका और उनके इस चैनल का सफ़र। सर बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद मित्ता संवाद में। धन्यवाद। सर 2 साल हो चुके हैं, काफ़ी कठिन परिश्रम से आपने इस चैनल को और आपकी इस टीम ने इस चैनल को एक नए मुकाम पर ला के रखा है, एक बेहतरीन मुकाम कह सकते हैं। लोग जेलस होते हैं कि ये चैनल कैसे क्या रन करता है, काफ़ी कम संसाधनों में, पर एक उत्कृष्ट चैनल जिसे कह सकते हैं ऐसा हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि शुरुआत आपने सोचा कैसे कि ये चैनल क्यों शुरू हो, क्या मकसद था आपका? देखिए, मैं सभी सुनने वाले दर्शकों को और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप सभी के वजह से इस चैनल को 2 साल पूरे हुए हैं। जी और 2 साल का ये सफ़र काफ़ी लंबा तो नहीं कह सकते, लेकिन सफ़र भी और तय करना बाकी है, क्योंकि अभी हम जिस मुकाम पे हैं वो एक काफ़ी कम दायरे में हम लोग हैं, और जी हम चाहते हैं कि ये दायरा बढ़े, आगे चैनल का विस्तार हो, जी पूरे देश में इस चैनल का प्रसारण हो। जैसा आपने कहा कि चैनल की शुरुआत का मन में कैसे आया, मोटो क्या था, कैसे क्या है? हाँ उद्देश्य क्या था। जी चूँकि मैं बहुत पहले से ही मुझे याद है 15-16 साल के उम्र में ही मुझे लिखने का काफ़ी शौक़ था, जी और मैं तब जस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। और स्पेशली मुझे उस समय ये जो मूवमेंट थी परिवर्तन की, जो कांशीराम जी ने चलाई थी, उस मूवमेंट से काफ़ी लगाव था, और मैं काफ़ी उस माध्यम से दूर दूर तक जाया करता था। और उसमें मुझे लिखने का काफ़ी शौक़ था, जी शौक़ हुआ। और मैं उस समय के जो न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स लोकमत में भी है, आप लिखते मैगजीन्स थे, में भी लिखता था, न्यूज़पेपर में लिखते थे आप? न्यूज़पेपर्स जी थे, लोकमत थे, हितवा थे, उसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स में लिखता था। जी और जो मेरी भावनाएं हैं मैं उसको अभिव्यक्त करना चाहता था, उसमें करता था मैं, और मुझे अच्छा मौका भी मिला उस समय करने का। तब मेरे ख्याल से 1997 की वो बात है, जस्ट 12th पास आउट हो गए थे हम लोग, और छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते थे। फिर एक क्रांति सूर्य नाम का मैगजीन हमने शुरू किया। मेरे कुछ साथी थे यहीं पे दीक्षा भूमि से, हम लोग हर संडे बैठते थे, और हमने क्रांति सूर्य नाम का मैगजीन उस समय स्टार्ट किया। 7 साल तक उस मैगजीन को हमने रन किए, और उस माध्यम से हमने क्रांति सूर्य का मैगजीन भी जब चलाया था, तो उस माध्यम से हमने अलग अलग विषयों को छेड़ के एक हर एक साल में 4 या 5 मैगजीन्स उसके निकलते थे, और बाद में साप्ताहिक पेपर के तौर पे भी हमने उसके पेपर्स निकालते थे। तो एक जिसको विचार धन कहते हैं या वैचारिकता जिसको कहते हैं, हमने संविधान के ऊपर विषयांक निकाला, हमने अर्थनीति के ऊपर विषयांक निकाला, हमने जो लिबरलाइजेशन का एलपीजी का इश्यूज था उसके ऊपर विषयांक निकाला। हमने अलग अलग इश्यूज पे वो रखे। उसके बाद में 2005 का दिसंबर माह में मुझे ईटीवी मराठी से कॉल आया था। मैंने अप्लाई किया था ईटीवी मराठी के लिए। उस समय का दौर ऐसा था 2005 का कि उस समय देश में केवल 2 ही चैनल थे, एक तो दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल थे और ईटीवी का ग्रुप था। सबसे पहले रीजनल चैनल्स में ईटीवी का ग्रुप आया था। तो उस समय मैंने फिर ईटीवी में ज्वाइन किया, और मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। और तब मेरी तमन्ना काफ़ी थी कि मुझे काफ़ी लोग, उस समय का था वक्त था कि कुछ अलग मीन्स प्रिंटिंग का एक बिजनेस था मेरा, उसमें मैं काफ़ी अच्छा कमा लेता था, रन कर रहा था। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का मौका मिला, तो एक नया आयाम था, क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो हमने लिखना शुरू किया था, मैगजीन भी चलता था, अलग अलग आंदोलन में भी सम्मिलित होते थे, सहभागी होते थे। पर ये क्षेत्र नया था। परिक्षेत्र नया था, लेकिन इसके पहले और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला इंटरव्यू जो मैंने किया था चिचोली में जाके, बाबा साहब के जो संग्रहित थे, वहाँ पे बाबा साहब के जो पूर्व सचिव थे नानाचंद रत्तू जी, सबसे पहला जिंदगी का मेरा इंटरव्यू मैंने वहाँ किया था। तब उत्तम शेवड़े जी मेरे साथ में थे। और उसके बाद में मुझे याद है कि होटल राधिका में माननीय कांशीराम जी का सेकंड इंटरव्यू मैंने किया था। दोनों भी इंटरव्यू 1 घंटे तक चले थे, और उस समय एक अम्बेडकर का नाम का पेपर हुआ करता था, प्रतिक्रिया भी आपको मिली थी बहुत अम्बेडकर नाम का पेपर हुआ करता था, बर्डी में उसका ऑफिस था। उसके लिए मैंने दोनों इंटरव्यू किए थे, और काफ़ी अच्छा वो एक पहला मेरा मौका था कि मैंने उस समय 2 महापुरुषों के इंटरव्यू मैंने किए। तो हम आते हैं 2005 में। तो 2005 में जब दिसंबर महीने में हमने ईटीवी मराठी का हमें अप्लाई किया, और 200 लोगों में से हम नागपुर के 3 ही लोग सिलेक्ट हुए थे। मेरे 2 सहेलियाँ भी थी उसके साथ में, तो 3 लोग हम लोग सिलेक्ट हुए थे, और तीनों लोगों ने मिलकर फिर ईटीवी हमने ज्वाइन किया था हैदराबाद में एक साथ। तो ईटीवी ज्वाइन करने के समय से मेरा एक
लुक चेंज हो गया, मीन्स मेरा जो दृष्टिकोण था, विजन था, वो बदल गया। दुनिया को देखने का नजरिया नजरिया बदल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहली बार और पहली बैच थी। अरे हालांकि हमारी तो बैच सेकंड या थर्ड होगी, लेकिन उस समय का पहला एक मौका था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जस्ट स्टार्ट हुई थी और हमने ईटीवी में ज्वाइन किया था। और ईटीवी में ज्वाइन करने के बाद में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, प्रिंट मीडिया क्या होता है, और बारीकियाँ सीखने को मिली उस समय। और जैसा मुझे लगता है कि उस समय 2006 को 50 साल पूरे हुए थे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इसको। तो मैंने अपने मैनेजमेंट से कहा, और मुझे बताने में काफ़ी खुशी होती है कि हमारे नागपुर के ही रवि गुड़करी सर हैं, वो हमारे डेस्क इंचार्ज थे, न्यूज़ कोऑर्डिनेटर थे। मैंने उनके सामने बात रखी कि सर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 50वां सालगिरह मनाने जा रहे हैं, नागपुर में बड़े पैमाने पे लोग आएंगे, और इस जो ये सारा जो इवेंट है उसको हमने कवर करना चाहिए। तो ये बहुत अलग समय था उस समय का, क्योंकि हमारे लोगों को मीडिया में इतना स्थान मिलता नहीं था। और मैंने जब उनके सामने बात रखी तो उन्होंने एक प्रपोजल कहने को कहा, बताने को देने को कहा। फिर हमने मैनेजमेंट के सामने इस बात को रखा कि ये जो समाज है, एक सब एलाइट क्लास हुआ है, एजुकेशन में आ गया है, सर्विस सेक्टर में आ गया है, और हम लोग अगर इस सारे इवेंट को कवर अप करते तो हमें अच्छा टीआरपी भी मिलेगा। तो हमारी बात को मैनेजमेंट ने माना, और रवि सर के कारण मुझे 7 दिन नागपुर में रहने का मौका मिला। फिर से हैदराबाद से मैं नागपुर आया, और मैंने 28 स्टोरीज मैंने उस समय की थी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की। और ईटीवी के मेरे ख्याल से भारत में पहला प्रयोग हुआ और दीक्षा भूमि को कवर करने की कोशिश की, और 7 दिन तक कंटिन्यू स्टोरीज चली। एक स्पेशल सेगमेंट उसका 5 मिनट का बनाया गया, और मुझे बताने में खुशी होती है कि सारा जो हमारा डेस्क था उसमें केवल 3 ही लोग जो थे, हम लोग बुद्धिस्ट थे, और बाकी सारे ओबीसी और अदर कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन सभी ने मिलकर काम किया। और इस सारे जो दीक्षा भूमि का 50वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 50वां सालगिरह थी, उस लाखों लोगों को कवर किया, और सभी ने अपने समर्पण भाव से उस समय काम किया। और ये पहला मुझे मेरी खुशी की बात थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने के बाद में मैंने एक इनिशिएटिव लेके उसको कवर अप किया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ईटीवी का जो मैनेजमेंट था उस समय का, उन्होंने काफ़ी मुझे सराहना दी, काफ़ी मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, हौसला दिया। और वो ईटीवी मैनेजमेंट का बहुत बहुत मैं आज भी आभारी हूँ कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस मकाम पे हम लोग जो है, तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान ईटीवी का है। आप जिस वक्त वो ईटीवी के लिए काम कर रहे थे दीक्षा भूमि पर, क्या उस वक्त आपको कहीं लगा था कि यार मैं भी खुद का एक चैनल शुरू करूंगा? नहीं, डेफिनेटली हम लोग का एक अच्छा टीम वर्क भी था उस समय, और कुछ साथी हमारे साथ थे तो अभी जो बिछड़े हैं। तो तब से तमन्ना थी एक दिल में कि हमारा अपना खुद का मीडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते थे कि बाबा साहब की एक तस्वीर या भगवान बुद्ध की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देने के लिए, प्रिंट में देने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जबकि ये जो विचारधारा है, फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा है, सबसे सक्षम विचारधारा इस देश को बनाने के लिए, इस देश के प्रमोशन, इस देश को एक महाशक्ति बनाने के लिए ये विचारधारा का काफ़ी अहम योगदान है। भगवान बुद्ध की विचारधारा को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो इस देश बहुत जल्दी महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इस देश में कास्टिज्म है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन्स है, तो उस कारण काफ़ी दिक्कतें आती है, कठिनाई आती है। तो हमारे मन में उस समय काफ़ी चल रहा था कि हमारा अपना खुद का मीडिया होना चाहिए। और जब ईटीवी में हमने 2008 तक काम किया, उसके 2008 के बाद में एबीपी न्यूज़ करके चैनल स्टार्ट हुआ, उसके बाद में आईबीएन लोकमत करके चैनल स्टार्ट हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड्स थे, तो सुनील खोबरागड़े करके हमारे मित्र थे, और उनके माध्यम से सुभाष शिर्के करके हमारे एक मित्र हुए, तो उनके माध्यम से आईबीएन लोकमत पे ज्वाइन करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि मैंने 6 अप्रैल को 2008 को आईबीएन लोकमत ज्वाइन किया था। उस वक्त खैरलाल जी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा था, और खैरलाल जी के इशू को हमने काफ़ी हाईलाइट किया, हमने यूट्यूब में होते हुए भी हाईलाइट किए, और आईबीएन लोकमत में होते हुए भी उसको काफ़ी प्रखरता से उठाया। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि निखिल वागड़े सर थे, सुभाष शिर्के थे, मंदार फंड से थे, आईबीएन लोकमत की बहुत अच्छी टीम थी, हमारे मित्र विनोद राउत थे। तो हम लोगों ने, उन लोगों ने इस जो इशू को था, इसको बर्निंग इशू था, इसको बहुत एक बड़े लेवल पे उठाने का काम किया, और मुझे बिल्कुल फ्रीडम दिया कि आपको जिस तरह से कर सकते इसको और कवर कर सकते काम कीजिए। और इस इशू को हमने काफ़ी उठाया। उसके बाद में काफ़ी आंदोलन हुए, सारे आंदोलन को हमने कवर किया, और फिर खैरलाल जी का इशू के ऊपर कोर्ट में केस चली, कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई। तो इस तरह का मीडिया और आंदोलन
इसका हमने एक अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश की। मतलब आप जहाँ भी गए वहाँ पर आपने कोशिश की मैंने एक नए बर्निंग इशू और आंदोलन को हमने वहाँ पे मीडिया का इस्तेमाल हमने इस तरह से आंदोलन को प्रमोट करने के लिए किया, अपने आंदोलन को एक शक्ति देने के लिए हमने मीडिया का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली हमारे कुछ मर्यादाएं भी थी, लेकिन जहाँ जहाँ हम गए वहाँ के जो मैनेजमेंट थी, वहाँ के जो बॉसेस लोग थे, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, काफ़ी सपोर्ट किया। तो आज जिस मकाम पे हम लोग हैं उसमें उन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। उसके बाद में 2008 में कुछ कारणवश मुझे IBN लोकमत को रिज़ाइन मैंने दिया था। उसके बाद करीबन 1-2 साल तक मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं काफ़ी संघर्ष करते रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के लिए, प्रिंट मीडिया में आने के लिए। लेकिन मैंने फिर तब मन में तमन्ना जागी कि क्या हम लोग हर बार हमेशा दूसरों के लिए काम करें, दूसरे की जगह पे काम करें, दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करें। हमारा मीडिया क्यों नहीं होना चाहता? मैंने काफ़ी उस दरमियान डिस्कशंस किए, बहुत लोगों से चर्चाएं की, और उस समय लोगों को विश्वास होता नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हम लोग मीडिया चला सकते हैं या फिर हम लोग एक आधी चैनल चला सकते हैं। इस बारे में हमारे लोगों में बिल्कुल कतई विश्वास नहीं था। मैं काफ़ी लोगों तक पहुंचा, मैं हमारे समाज के IAS IPS, हमारे समाज के बिजनेसमैन सभी तक पहुंचा, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी। और हम लोगों तो जैसा मैं यंग था उस समय, काफ़ी, आज भी यंग हूँ, हमारे और कुछ साथी थे वो भी यंग्स थे, लेकिन उनको विश्वास होता नहीं था कि ये लोग कर सकते हैं। तो हमने 2011 में एक शुरुआत की थी, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट करने की। यही दीक्षा भूमि से विट्ठल उमप जी का हमने उस समय लाया था। तो जैसा हमने एक शुरुआत की थी, सबसे पहले हमने काफ़ी कोशिश की, लोगों ने हमें उस काबिल नहीं समझा कि हम चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे कुछ साथी थे नागपुर शहर में काम करने वाले, काफ़ी लोग थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। तो हमने यहाँ पे नागपुर के ही इसी पावन दीक्षा भूमि पे 26 नवंबर 2011 को शुरुआत की थी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की। और बहुत बड़ा पैमाने पे लोगों ने यहाँ पे हमें आशीर्वाद देने के लिए नागपुर के कोने कोने से बहुत रिस्पॉन्स मिला था। और यहाँ पे ही इसी पावन दीक्षा भूमि पे विट्ठल उमप जी को हमने इनवाइट किए थे, क्योंकि मैं विक्रोली में उस समय मुंबई में रहता था और मेरे बाजू में रहते थे विट्ठल उमप जी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग आपको चीफ गेस्ट करके बुलाना चाहते हैं, और विट्ठल उमप जी ने तबियत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकारा था, और 1 भी रुपया उन्होंने हमसे उस समय लिया नहीं था। हालांकि हमने उनको कमिटमेंट किया था कि हम आपको कुछ पैसे ज़रूर देंगे, लेकिन उनको दीक्षा भूमि पे आने का एक जोश था, एक जुनून था, और उन्हें बहुत खुशी थी कि एक चैनल हमारे समाज का स्टार्ट हो रहा है, बाबा साहब के विचारों का चैनल शुरू हो रहा है। तो उन्हें काफ़ी खुशी थी, काफ़ी उत्साहित थे वो। फ्लाइट से ही वो नागपुर में आए थे, हम लोग उन्हें रिसीव करने भी गए। हमने हमारे एक फ्रेंड थे शेयर किया, उन्होंने हिल टॉप के उनका गेस्ट हाउस है, वहाँ उन्हें रुकाया भी था। क्या बात। उसके बाद में हम लोग आए, और बहुत वो देख के सारा उत्साह, बहुत जोश। उन्होंने कहा था आते समय कि मुझे अपने प्राण यही त्यागने की इच्छा है। क्या बात। और उन्होंने अपना वो उसी समय यहाँ पे उन्हें हार्ट अटैक आया, और यहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो एक जय भीम जय बुद्ध करके मातंग समाज के व्यक्ति थे वो, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और बाबा साहब के प्रति, बुद्ध के प्रति उन्होंने अपनी एक निष्ठा, समर्पण जो थी वो यहीं पे उन्होंने अपना अभिव्यक्त किया था। जी। तो उस चैनल के समय में सर मिड डे से लेकर तो तहलका तक काफी मीडिया ने आपको कवर भी किया था उस समय, क्योंकि वो चैनल भारत का पहला एकमेव चैनल था, बुद्धिस्ट चैनल था, जो कि हम कुछ यंगस्टर्स ने मिला के उसे शुरू किया था। और सभी तरह के सर टेक्निकल पर्सन्स थे हमारे पास में, कंटेंट वाले थे, मार्केटिंग वाले थे, सभी तरह के लोगों के हमने इकट्ठा मिलकर उस चैनल को शुरुआत किया था। और उस समय मिड डे ने इसका दखल लिया था। मिड डे ने हमारा स्पेशल इंटरव्यू किया था। हम चैत्य भूमि में किस कारण गए थे, तो चैत्य भूमि पे हमने हमारा उस समय इंटरव्यू किया गया। तहलका ने इस समय हमारा इंटरव्यू किया। क्या बात। तो वो चैनल को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। लोगों ने बस्ती बस्ती से, विहारों से दान दिए। बहुत सारे लोग हाथ उस समय जुड़ गए, और उस चैनल को सैटेलाइट पे जब पहुंचाने का संकल्प हमने किया था, उस समय भी काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सर जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि 2011 में आपने एक नए चैनल की शुरुआत की, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, जो कि भारत का पहला बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर चैनल, बुद्धिस्ट चैनल था। काफ़ी लोगों ने सराहना की उस चैनल की भी और आपके प्रयासों की भी। सर उसके आगे आप बता रहे थे कि क्या हुआ फिर? नहीं, उस चैनल को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और रिस्पांस मिलने के बाद में काफ़ी लोगों ने दान दिए, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने जो चाहे वो हर तरह काफ़ी मदद के हाथ आए, काफ़ी मदद सामने आए। लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ यहाँ पे उसका डिस्कशन करना कितना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, लेकिन कुछ कारणवश फिर हमने सोचा कि ठीक है, चलाने वालों को चलाने दीजिए, हम लोग कुछ नया सोचते हैं। तो फिर हमने उस समय, मेरे ख्याल से 2012 का वो समय था, हम लोग, मैं था, प्रीतम बुलकुंडे मेरे साथी थे, छोड़ा पे थे। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग कुछ नया और कर सकते हैं, सोचेंगे। फिर से एक स्ट्रगल था
क्योंकि एक चैनल स्टार्ट करने के बाद में फिर नया चैनल स्टार्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल था, अपने आप में बहुत बड़ा जी एक, जी एक कोशिश कठिन कार्य जी था। हाँ। लेकिन फिर से नए हाथ जुटाना, फिर से नए से हाथ संसाधनों जुटाना, का फिर नए जुटाव संसाधनों करना का जी। निर्माण करना बहुत स्ट्रगल था। हम लोगों ने काफ़ी दूर दूर तक पहुंच गए। हम लोग दिल्ली गए, मुंबई गए, मेरे साथ में प्रीतम बुलकुंडे जी थे, छोड़ा पे थे। हम लोग दूर दूर तक और लोगों तक आपका कन्विंस कॉन्टेक्ट था, आपके लोग आप तो जानते थे, आपका काम लोगों को पता था, हाँ। शायद उतना आपको तकलीफ नहीं हुई जहाँ तक मैं ऐसा जानता था हूँ। कि हमारे बारे में लोगों में एक आज ये कह सकते हैं कि विश्वास थोड़ा था। विश्वास था, एक जी। अच्छाई की भावना थी, और उनको लगता था कि ये लड़के अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो फिर भी हमें वो नया चैनल स्टार्ट करने के लिए 2 साल का संघर्ष फिर से करना पड़ा। जी। तो 2 साल तक हमने काफ़ी और फिर लोगों भी तक बहुत सी हम चीजें आपको पता चल गई होगी, कैसा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। चैनल के बारे में हम सब कुछ टेक्निकली नॉन टेक्निकली सब कुछ पता था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पैसा। जी। क्योंकि सबसे पहला हमने जब चैनल स्टार्ट किया था तब हमारे पास में पैसा कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं था। मुझे याद है कि हमने केवल 4 लाख में पहला चैनल स्टार्ट किए थे। सिर्फ तो 4 लाख में। सिर्फ 4 लाख में, क्योंकि उस समय काबिले पहला तारीफ, चैनल था। जी। तो लोगों इस समय कहा था कि हम लोगों ने किसी एमएसएस को पैसे दिए नहीं थे, किसी केबल ऑपरेटर को पैसे देने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि वो लोगों का जो फोर्स था, लोगों का जो रिएक्शन था इतना तगड़ा था कि हमें हर ये एमएसए चैनल को देखना है, चैनल लगाने लगाना की ही पड़ा। मजबूरी थी। तो सेकंड समय वैसा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक चैनल पब्लिक का प्रेशर बना के स्टार्ट किया था, लेकिन सेकंड समय में फिर से वही स्टार्ट करना मुनासिब नहीं था, मुश्किल था। संभव नहीं था। जी। तो हमने काफ़ी कोशिश की, फिर हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग गए, अपना प्रेजेंटेशन दिए। जी। फिर भी बहुत सा लोगों ने इधर हाँ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे देख के बहुत काफ़ी लोगों ने हमें इर्द गिर्द घिमाया, लेकिन कुछ संभव नहीं हुआ। लेकिन फिर हमारे ही कुछ साथी थे, उन लोगों तक हमने फिर बोले कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि इस चैनल को सिर्फ विदर्भ लेवल तक ही चलाते हैं पहले, क्योंकि सैटेलाइट पे चलाने का खर्चा ज़्यादा था। और फिर हमने कहा, तो फिर उन लोगों ने कहा ठीक है। तो उस तरह से सेकंड चैनल के लिए मेरे कुछ मित्रों ने सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझ पे विश्वास रखा, और जो कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस था उन लोगों से सपोर्ट मिला, प्राप्त हुआ। और उसके बाद में इसी पावन दीक्षा भूमि पे हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के एक दिन पहले पूर्व संध्या पे 13 अप्रैल 2013 को आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की शुरुआत की थी। और उस समय नंदिता दास करके जो प्रख्यात अभिनेत्री है उनको हमने इनवाइट किया था। उसके अलावा पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी थे, देवाजी सोफा थे, डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब थे, विनोद गवई साहब थे, हमारे मित्र धीरज भगत जी थे, हमारे डॉक्टर सचिन खराज जी थे। तो काफ़ी हमारे जो मित्र थे, हमको चाहने वाले जो लोग हैं, वो सब लोग आए, और बड़े पैमाने पे लोगों ने उस चैनल को सपोर्ट किया। पूरा दीक्षा उस समय ऐसा हुआ कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले पूरे नागपुर में काफ़ी बारिश हुई। हम लोग डर गए कि और इतने बारिश में कार्यक्रम कैसे असफल हो सकता है, सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे जो अच्छे कर्म थे, हमारे बारे में जो लोगों की अच्छाइयाँ थी, वो सब काम में आई। और आपको यकीन नहीं होगा कि दीक्षा भूमि के उस प्रीमाइसेस में बारिश नहीं आई। क्या बात। आसपास में लक्ष्मी नगर में बारिश थी, बजाज नगर में बारिश थी, इधर बारिश थी, लेकिन इतना जो प्रीमाइसेस था वहाँ बारिश नहीं है। प्रकृति ने भी हमें साथ दिया उस समय। केवल हमारा जो बैकड्रॉप था वो थोड़ा फटा था, उसके अलावा हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और बिल्कुल 1 घंटे के भीतर 25,000 लोग फिर यहाँ जमा हो गए। क्या बात। और नंदिता दास भी काफ़ी इंप्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जो भी चैनल्स के प्रोग्राम्स देखे हैं वो जनरली 5 स्टार होटल में होते हैं जी। और 5 स्टार होटल में सीएम को या फिर कोई बड़े डिग्निटरीज को बुला के वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन होता है। लेकिन पहला ये चैनल ऐसा है कि यहाँ पे दीक्षा भूमि पब्लिक के साथ उन्होंने लॉन्च किया, हमने चैनल को लॉन्च किया। और सेकंड चैनल था और हमें सब लोगों का सपोर्ट मिला, और उसके कारण सेकंड चैनल की निर्मित हुई। और हमने उस चैनल को जब हमने स्टार्ट किया तब हमने इसका नाम आवाज़ देने के पीछे की कंसेप्ट ये थी कि ये चैनल इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, उन सब की आवाज़ बने। इस देश का जो आम आदमी है, जो हर दिन शिकार होता है किसी न किसी व्यवस्था के, किसी प्रॉब्लम्स का, उन लोगों की आवाज़ बने। और मुझे बताने में खुशी होती है कि हमने पिछले 2 साल का जो सफ़र तय किया है, उस सफ़र में हमने हर आम आदमी को अपनी आवाज़ दी है, उसके इश्यूज़ को सामने लाने की हमने कोशिश की है। मुझे हमारे अलग अलग हमने वेराइटीज़ का प्रोग्राम्स हमने बनाए थे। हमने आवाज़ आपके नाम का शो बनाया था, उसके माध्यम से हमने लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचने का हमने काम किया। उससे भी काफ़ी तारीफ आपकी हुई है। प्रशासन जहाँ तक जागरूक हुआ है, आवाज़ आपकी, जहाँ तक आपके एंकर है ओमराज सरदार जी काफ़ी लोगों तक घूमते हैं, औरंगाबाद, यवतमाड़, उसकी सबसे हटके कोई प्रतिक्रिया आपको क्या मिली है? कौन से एक समस्या आपको ये ध्यान में, ऐसा कुछ नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ध्यान में ऐसा कोई एक अच्छी बात? आवाज़ आपकी नाम का जो शो है जी,
वो इतना बेहतरीन शो है, सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला शो है, क्योंकि जी। हम लोग लोगों के इश्यूज को सरकार के सामने जी या जी प्रशासन के सामने लाते हैं। जी। तो ऐसे तो काफी इश्यूज है जो सॉल्व हुए हैं आवाज चैनल की वजह से, लेकिन मुझे दो सेंसिटिव इश्यू जो नजर आते हैं, जी। जो मैं हमेशा कहता हूँ हर बार, कि एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे बेसा रोड की तरफ एक फ्लैट स्कीम बन रही थी, और वो फ्लैट स्कीम बनने के लिए बहुत बड़ा फ्लैट स्कीम था, और कुछ मजदूर जो थे वो बालाघाट से, छत्तीसगढ़ से, इधर उधर से आए थे, और उन फ्लैट स्कीम का जो मालक था उसने उनको टेम्पररी जो शेड बना के देते जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस समय आग लग गई उनके शेड्स में। अच्छा। जिस दिन उनकी सैलरी हुई, जिस दिन उन मालक ने पैसे उनको दिए, उसी दिन उनके शेड को आग लग गई, और उस आग में उनके सारे कपड़े से लेके पैसे तक जल गए। अरे। और जो इतने जो गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, उपेक्षित लोग थे, जिन्होंने पूरा महीना भर मेहनत करके पैसा कमाए, संजय हुआ पैसा था उनका, मेहनत की कमाई थी, वो पैसा उनका सारा जल गया जी। और जब हमारे ओमराज सरदार जी ने हमें कहा कि सर ऐसा इशू हुआ है, तो हमें इन लोगों की आवाज को बुलंद करना होगा। जी जरूर, बिल्कुल कहा, बिल्कुल आप उसको जाइए। तो हम ओमराज वहाँ गए, और हमने वहाँ से लोगों को अपील की, आह्वान किया कि ये जो लोग हैं, इन लोगों का सब कुछ जल चुका है, तबाह हो चुका है, आप लोग सामने आए और इन लोगों को सपोर्ट करें। आपको यकीन नहीं होगा कि लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने धन धान्य दिए, लोगों ने अपने नए नए कपड़े दिए, क्या बात, बच्चों ने खिलौने दिए, और पूरे विदर्भ से मदद आई। नागपुर से बड़े पैमाने पर मदद आई, विदर्भ से तो लोगों ने की है, लेकिन नागपुर से मदद हुई। अच्छा, और हम लोग सारी मदद लेके, सामग्री लेके वहाँ पहुंचे। क्या बात। जब हम पहुंचे तो वहाँ का जो फ्लैट स्कीम वाला ओनर था, उसने भी फिर अपने तरफ से 8,000 रुपये सबको अलग से दिए। वो भी जागरूक हुआ हमारे इस आंदोलन की वजह से। क्या बात। हाँ। तो वो लोग हम लोगों ने जब उनको मदद दी ना, तो वो लोग रोए, बोले हमारा कोई यहाँ पे अपना सगा नहीं था, हम लोग तो आपके जात धर्म वाले भी नहीं है। सही है। लेकिन आपने जो हमारे वेदना को, हमारे दर्द को आपने लोगों तक पहुंचाया, महसूस करके लोगों तक पहुंचाया, तो सारी जो दीवारें थी, वो चाहे जात धर्म की थी या चाहे एक राज्य की सीमाएं थी, सारी टूट गई, सब टूट गए। ह्यूमैनिटी जो थी, मानवीयता जो थी, संवेदना जो थी, उस संवेदना को हमने वहां देखा। बुद्ध के विचारों को आपने प्रैक्टिस में देखा कि लोगों ने, इन लोगों को अपना कोई पहचान का नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अपने तरीके से लोगों ने, किसी ने पैसे दिए, किसी ने धंधा नहीं दिए, किसी ने कपड़े दिए, और वो लोग काफी प्रभावित हुए, काफी इमोशनल हुए, और वो समय काफी इमोशनल था। वो हमारा पहला प्रसंग था कि हमारे चैनल का पहला इम्पैक्ट था कि लोग, हम बदलाव ला सकते हैं, लोगों की आवाज बन सकते हैं, लोगों की आवाज बन सकते हैं। जरूर। और ऐसे काफी हुए, क्योंकि हमारा सिविल इश्यूज पे भी हमने हर बस्ती में जाके करते हैं। कभी कहीं नाली की समस्या होती है, कभी पानी नहीं आता, कभी कुछ नहीं होता है, हमारा एंकर जाता है, लोगों के, हमारे वजह से कई अच्छी सड़कें बनी, कई जगह प्रॉपर जो ये सीवरेज लाइन थी वो प्रॉपर हो गई, या फिर नल पानी के इश्यूज थे या इलेक्ट्रिक इश्यूज थे, काफी इश्यूज सॉल्व हुए हैं। प्रशासन को जागरूक करने का काम आप कर रहे हैं हम लोगों ने किया। एक बार बुट्टी बोरी पे बड़े पैमाने पे, बुट्टी बोरी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बड़े पैमाने पे जब बारिश आई थी, 2014 का समय था, और तब सभी के घर तबाह हो गए थे, पानी घर में घुस गया था सारे। और हम लोगों ने जब वो इश्यूज को सामने लाया, तब मुकुल वासनिक, तब कलेक्टर ने, उस नागपुर के कलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वो देखा, और तुरंत दूसरे दिन मुकुल वासनिक के पास, साहब के उस समय मिनिस्टर थे, उनके पास भी ये इश्यूज गया, और गार्डियन मिनिस्टर शिवाजी मौके थे, उनके पास भी इशू गया। उन लोगों ने दूसरे दिन, जब लोगों ने काफ़ी दर्द कैमरे के सामने अपना बयान किया, काफ़ी इमोशनल हुए, और दूसरे या तीसरे दिन उनको सर प्रशासन की ओर से चेक मिले, और वो लोग काफ़ी इमोशनल हुए कि आज ये चैनल वहाँ पे पहुँचा, और उन लोगों ने हमारी आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाई, तो उनको फ़ायदा मिला। तो इस तरह से काफ़ी काम हुए हैं इस तरह के इसमें। उसके अलावा हमने दर्शन नाम का हमारा जो प्रोग्राम आता है, डॉक्यूमेंट्रीज आप शूट करते हैं, अलग अलग लोगों के इश्यूज को हमने सामने लाया है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन एंगल के तरफ से अगर देखा जाए तो हमारी सारी कैमरा टीम, हमारे सारे एंकर्स, हमारे सारे एडिटर्स, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस चैनल को बनाने में है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह का एक फ्रेमवर्क बनाया है अपने चैनल को, क्योंकि हमने किसी एक विशिष्ट समाज के लिए, समुदाय के लिए इस तरह के नहीं बनाया, हमने सारे देश के लिए, हमारे चैनल का टैगलाइन ही देश की आवाज़ है। तो सारे देश के लोग जो है, बहुजन समाज के अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों को हमने सामने लाया है। हमने बंजारा लोगों के इश्यूज के ऊपर हमने काम किया, पारधी बेड़े पर काम किया, लोगों के इश्यूज पे हमने काम किया, हमने सोनझारी समाज जो था उनके इश्यूज पे काम किया। तो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे, उन लोगों के इश्यूज पे हमने काम किया। हम लोग क्रिश्चियन समुदाय के लोगों पे जब अन्याय हुआ, हम लोग वहाँ पहुंचे। सिख समुदाय के लोगों के ऊपर कुछ इश्यूज हुआ, हम लोग वहाँ पहुंचे। मुसलमान समुदाय के ऊपर जो कभी इश्यूज, हम लोग, तो हमने सारे समाज के लोग, आज हमें
बताते हुए खुशी होती है कि इस चैनल के लोग देखने वाला जो वर्ग है वो समाज का हर तबका है जी। हर वर्ग है। हमने उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किया जी। कल्चरल एक्टिविटीज़ में नागपुर शहर में या आसपास में जो भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं हम उन्हें शूट करते समाज का प्रतिबिंब जो होता है क्योंकि मीडिया जो होता है वो समाज का आईना होना चाहिए जी। और हमने दर्पण होना चाहिए और हमने वो कोशिश की है कि हम समाज के अंदर घटने वाली जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का प्रतिबिंब हमारे चैनल में आना चाहिए जरूर। और हम लोग चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हो चाहे पॉलिटिकल जो भी तरह की एक्टिविटीज़ हो हम लोग उसको चैनल पे प्रमोट करते हो जो अच्छी बातें होती है उन अच्छाई को हमने सामने लाने की कोशिश करते हैं और मुझे बताने में काफ़ी खुशी होती है कि हमारी जो भी टीम वर्क है क्योंकि सारा टीम वर्क है क्योंकि ये कोई अकेले का व्यक्ति का काम नहीं है ये सारा टीम वर्क है। आज मुझे जब भी हम लोग जाते हैं नागपुर शहर में या बाहर में जब भी कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमें एक कहते हैं कि आवाज़ चैनल का टीआरपी काफ़ी अच्छा है काफ़ी लोग देखते हैं काफ़ी लोग सराहते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है क्योंकि खुशी होती है लेकिन खुशी के हकदार असली हकदार जो है वो हमारे कैमरामैन से वो हमारे एडिटर्स है वो हमारे एंकर्स है वो हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है सब लोग हैं क्योंकि इन सब लोग का समर्पण इन सब लोग का त्याग मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता बताने के लिए कि जैसा हमारे जस्सी मेश्राम है जो हमारे कैमरा हेड है वो सुबह 8:30 बजे ऑफिस में आते हैं वो ऑफिस को अपना घर समझते हैं वो अपने इस चैनल को अपना मूवमेंट समझते हैं आंदोलन समझते हैं 8 बजे 7 बजे वो ऑफिस पहुंचते हैं और रात को 8 बजे तक जाने का कोई समय नहीं होता और छुट्टी का कोई उनका इशू नहीं होता और सभी लोग हैं। अल्पेश हमारे कैमरामैन हैं और बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अश्विन केळवतकर जी है। अश्विन केळवतकर हालांकि अदर कम्युनिटी से है अल्पेश अदर कम्युनिटी से है लेकिन पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ में है उस चैनल के साथ में है। सुमित हजारे है हमारे नीलेश सोंडोले चंद्रपुर से आते हैं जी। चंद्रपुर में हालांकि हम चैनल शुरुआत करते समय उनको कहा था कि आप उनको प्रोसेसिंग करेंगे लेकिन कुछ कारणवश दे नहीं पाए लेकिन वो पूरा तन मन धन से यहाँ पे अपना काम करते हैं। श्रेयस बंसोड़ है। देखा जाए एडिटिंग टीम में तो हमारे अविनाश शेवाड़े हैं जो अभी हमारे एडिटिंग का पूरा भार संभालते हैं जी। हेड है आपके हेड है हमारे पहले से जिंदगी के साथ पता चला गया हमारा जो प्रोग्राम था जी हिट प्रोग्राम है आपका एक चैनल का वो भी एक हिट प्रोग्राम था। हमने समाज के अंदर जो काम करने वाले अच्छे लोग थे और जो जिंदगी जो होती है जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जिंदगी ये संघर्ष का नाम दूसरा नाम है और जिंदगी में संघर्ष करते हुए जो लोग जीते हैं जो लोग कठिनाइयां पार करके भी अपना एक मजा हासिल करते हैं तो उन लोगों को हमने एक उनके लिए अलग सेगमेंट बनाया उनके जिंदगी से लोगों को प्रेरणाएं मिले जी इस तरह का हमने प्रोग्राम बनाया था। उसको एडिटिंग अविनाश करते हैं और उस प्रोग्राम का कंसेप्ट यही था कि हमारे आसपास में हम लोग नजर आते हैं जो भी लोग हैं। अभी जैसे हमने एक लास्ट टाइम एक जिंदगी का एक इशू दिखाया था हमने एक एपिसोड दिखाया था वो एक व्यक्ति आधा पाव कटा है उसका जी हाँ लेकिन वो एवरेस्ट पार किया अशोक मुन्ने जी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने जिंदगी में अपार सफलता हासिल की लेकिन जो गरीब और वंचित तबके से हैं जी हाँ पर उनके प्रोत्साहन देना चाहिए उन्हें काबिल तारीफ बहुत काम कर चुके हैं और उनके जिंदगी का जो मकसद था जिस तरह से उन्होंने अपना जो एक मिडिल सेगमेंट से लोग आते हैं वो अपनी जिंदगी को जीते हैं और वो कभी निराश नहीं होते कभी हार नहीं मानते ऐसे लोगों को हमने सामने प्रमोट करने का अशोक मुन्ने जी पर एक फिल्म भी अभी बन रही है जहाँ तक और उसको वो श्रेय आवाज इंडिया टीवी चैनल को ही देता है कि उन्हें इतना बड़ा जो कवरेज मिला है वो आवाज इंडिया टीवी से ही मिला। काफी लोगों को हमने सामने लाया है। फिर हमारे प्रवीण देठे हैं जो ईटीवी में काम कर चुके थे मेरे साथ में वो भी उसी प्रोग्राम को एडिट करते हैं उसके अलावा भी कई प्रोग्राम्स एडिट करते हैं। हमारे स्वप्निल हैं जो एडिटिंग में ग्राफिक्स का काम करते हैं जी। हमारे यहाँ पे परेश अहिरकर है वो ओबीसी कम्युनिटी से है। हमारे यहाँ पे मोहसिन है फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। रोहित है जो न्यूज़ का काम देखते हैं। इसके अलावा जब हम लोग इधर ब्रॉडकास्ट सेक्शन में आते हैं तो संदीप मेश्राम है। संदीप मेश्राम भी एक ऐसे शख्सियत है कि जो बहुत पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए थे जी और बिगिनिंग ऑफ चैनल से जुड़े हुए थे 5-6 साल से मेरा उनका संपर्क है। काफ़ी डेडिकेटेड लड़का है। पिछले उसके भी छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुबह वो भी 10 बजे आता है तो रात को 10 बजे तक ऑफिस में रहता है और हमारे ब्रॉडकास्टिंग का जो भी लाइव देखते हैं या जो भी आप लोग देखते चैनल आप तक पहुँचाते हैं तो संदीप का उसमें योगदान है। उसके अलावा अक्षय लोखंडे है मित्रो पाटिल है तो ये सारे हमारे यंगस्टर्स टीम है जी। उसके अलावा हमारा जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा सेगमेंट है क्योंकि चैनल को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है मार्केटिंग और जब तक आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं होगी जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक चैनल आप चला नहीं सकते। सही बात है। पिछले 2 साल से हमने लोगों में जाके एक भी रुपया नहीं मांगा। जो कुछ भी हमने किया है वो सारे मार्केटिंग के भरोसे किया है और इस मार्केटिंग को सक्षम बनाने के लिए हमारे प्रफुल्ल भालेराव है जी। वो मारुति सेवा में थे उनको 30-35 हज़ार का पगार था इंसेंटिव था लेकिन
केवल मूवमेंट का समर्पण, केवल इस आंदोलन के प्रति अपनी जी। आंदोलन के प्रति प्रेम। उनका समर्पण है, जी, जो समर्पण प्रेम प्रेम है है। वो व्यक्त जी। करने के लिए हम उनके बहुत ज़्यादा सैलरी दे नहीं पाते, लेकिन फिर भी उसी सैलरी में वो काम करते हैं। उनको लगता है कि चलो मैं इस माध्यम से आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी। तो इस तरह से प्रफुल्ल भालेराव का हमारा काफ़ी बड़ा योगदान इस चैनल को बनाने में जी, है। जी। शिशुपाल कोलेटकर है, वो भी लड़का काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी उसके कॉन्टैक्ट्स है। हमारे राजू झोड़ापे जी है, जो एडवर्टाइजमेंट का हेड देखते हैं, वो बहुत बिगिनिंग से हमारे साथ में थे जी। और उनका बहुत बड़ा योगदान इस चैनल के एडमिनिस्ट्रेशन को जी, संभालने जी, के जी। लिए है, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को संभालने के लिए है। तो ऐसी सारी टीम है। जहाँ तक आपके साथ राजेंद्र फुले सर भी हैं, डॉक्टर जहाँ राजेंद्र तक फुले सर आपकी हमारे स्क्रिप्टिंग सारा काफ़ी, वो देखते हैं। जीवन गावंडे सर है, फुले जी। सर है। डॉक्टर राजेंद्र फुले सर हमारे साथ में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और चैनल की जो भी स्क्रिप्टिंग्स होती है या चैनल में जो भी वॉइस सोर्स होते हैं या फिर कोई पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, सारे फुले सर करते जी। हैं। और फुले सर का एक अपने अपने बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, जी हाँ। काफ़ी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है उनका। बहुत बड़ा फैन, काफ़ी अभ्यास है उनका मूवमेंट के जी, बारे जी। में। हमारे जीवन गावंडे सर है, बामसेप से आते हैं, जी। स्क्रिप्टिंग करते हैं वो भी। तो मूवमेंट के सारे जो अच्छे लोग हैं, जी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारी संगत अगर अच्छे लोगों से जी। है तो तुम हमेशा अच्छाई के मार्ग पे आगे जी जाओगे। हाँ जी। तो मूर्खों की संगत हमारे साथ में नहीं है, अच्छे लोगों की संगत है। तो इसलिए आज चैनल को 2 साल हुए हैं और 2 साल में हमने जो मुकाम हासिल किया है, 2 साल में हमने जो इस चैनल को एक अच्छे लेवल पे हमने लाया है। आज 2 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि इस चैनल को हम देश भर में लेके जाएं। जी। हम तो लोग सैटेलाइट के माध्यम से, इन सब की भी बहुत बड़ा श्रेय है। बहुत बड़ा श्रेय जी। इन सब लोगों का है। हमारे साथी मिलिंद बंसोड़ जी थे, उनका काफ़ी अच्छा श्रेय सर एक और मेरे साथ व्यक्ति में हैं प्रीतम बुलकुंडे सर, जहाँ तक आप एक प्रोडक्शन में आपको नई चीज़ें वो ला रहे हैं अभी, और जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि कुछ नए सीरियल्स आने वाले हैं, कुछ नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो उनका एक कुछ श्रेय बताइए क्या है। नहीं, प्रीतम जी मेरे साथ में काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग साथ में जी। मैत्री है और हमारी मैत्री काफ़ी जगजाहिर है। जी। सारे लोगों में इस मैत्री की चर्चा होती है हम्म। और क्योंकि हमारा घर भी आसपास में ही है, जी। चंद्रमण नगर में मैं भी रहता हूँ, चंद्रमण नगर में वो भी रहते हैं। और इस चैनल की निर्मित के लिए जो भी संघर्ष था वो सारे संघर्ष में मेरे साथ में थे और राजू झोड़ापे जी भी मेरे साथ में थे। और जहाँ तक क्रिएटिविटी का सवाल है, जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि विदर्भ में या मुंबई में मूवमेंट के प्रति समर्पित, आंदोलन के प्रति समर्पित इतना डेडिकेटेड कोई व्यक्ति होगा। क्योंकि सुबह 8 बजे आके रात को 12 बजे तक ऑफिस में बैठना और हर दिन चैनल में इजी टास्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए। और सुबह से आके हर सेगमेंट पे ध्यान देना है आपको, जिंदगी के साथ में क्या प्रोग्राम जाने वाला है, दर्शन में क्या जाने वाला है, अदब की क्या होने वाली है, जो भी चैनल पे जो प्रोग्राम्स चलते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना है, सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना है। तो एक बहुत बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण जिम्मा है उनका। जी, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मा उनका है, बहुत बड़ा योगदान इस चैनल में उनका है। तो ये सारा जो श्रेय है वो सारे लोगों ने इकट्ठा मिलकर इस चैनल को बनाया है। हमारे साथ में मयूरी चौधरी थी, वो अभी मुंबई में है। मुंबई में अभी चैनल जब लॉन्च होगा तो उस समय वहाँ पे वो जॉब वहाँ पे फिर से करेगी। यूथ कॉर्नर के हमारे जो शोज थे, हम बेटे सावित्री के हमारे शोज थे, बहुत बखूबी उन्होंने निभाया, बच्चे ने निभाए हैं और चैनल को एक अच्छी ऊंचाई, एक अच्छा टीआरपी उसके जैसे हासिल हुआ है। जरूर। साथ साथ में हमारे विप्लव उके जी भी है। विप्लव उके जी के बिजनेस टॉक के माध्यम से समाज के अंदर के जो हमारे यंगस्टर्स थे, जो अच्छे बिजनेस ओरिएंटेड लोग थे, जो आज अभी व्यवसायिक है, जो आज अभी अपना एक मकाम हासिल करने के लिए आगे आ रहे हैं और जिन्होंने किया भी है, ऐसे लोगों को आपसे मिलाया है। मेहता संवाद के माध्यम से साहित्यिक हो, लेखक हो, विचारवंत हो, सभी लोगों को आप तक लाने का काम विप्लव जी करते हैं। तो जो टीम है, सब यंग टीम है, समर्पित टीम है, आंदोलन के प्रति, बाबा साहब के मूवमेंट के प्रति और भगवान बुद्ध का समानता का जो विचार है, उस विचारधारा को आप तक पहुंचाने के लिए ये सारी टीम दिन रात काम करती है। और अभी 12 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोग्राम दीक्षा भूमि पे हम लोग जो लेने जा रहे हैं, तो जीतन मांझी जो बिहार के सीएम है, वो इस सम्मेलन, इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। जी। और इसके बाद इस प्रोग्राम में हम लोग चैनल को सैटेलाइट पे लॉन्च करने की घोषणा करने वाले हैं जी। और इस घोषणा के साथ साथ हम लोग आने वाले इस साल के अंदर में इस चैनल को सैटेलाइट पे लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने सोचा है कि शायद अक्टूबर नवंबर तक इस चैनल को हम दिल्ली, एनसीआर, यूपी, समूचा महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, इस स्टेट में पहले हम इस चैनल को टेलीकास्ट करेंगे। 7 स्टेट्स तक पहुंचेंगे। हाँ, पहले हमने इस टारगेट को रखा है कि इस साल के अंत तक हम लोग इस चैनल को देश के एटलीस्ट आधे देश में तो हम लोग इस चैनल को पहुंचाएंगे। और हमारे साथ में आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों की प्रेरणाएं है, आप लोगों का विश्वास है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आज तक तो हमने आपसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज समय आया है। आज ये जो आम आदमी की आवाज़ है, जो हमारे समाज
के जो युवा बच्चे हैं, होनहार जी, बच्चे जी, हैं, जी। जिनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं। जी हाँ, इसके अलावा हम लोग अलग अलग समूहों को अपने साथ में जोड़ते हैं। जी हाँ, हमने एक राष्ट्रीयता की भावना, एक एकात्मता की भावना इस चैनल जी के हाँ, माध्यम जी, से निर्माण की है। जी और हाँ। इसी चैनल को हम लोग दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश में एक समानता का माहौल हो, जी, देश में एक एकता का माहौल हो, जी। देश में सभी लोग संपन्न रहे, सुखी रहे। हुँ। और भगवान बुद्ध की विचारधारा जो है, बाबा साहब की विचारधारा है, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा है, संत कबीर साहब के, संत रविदास की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के माध्यम से इस देश में परिवर्तन आए, इस देश सुजलाम सुफलाम हो, इस देश में कोई भूखा न सोए, इस क्या बात देश में जो धर्मांध ताकते हैं उन्हें भी हम समझाना चाहते हैं कि भाई सब लोग समान हैं और समानता संविधान के से हिसाब रहे। से चले। जी, भारतीय संविधान ने सभी को समान हक दिए हैं, सभी जी। को एक वोट, एक वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया है। इस वोट के तहत इस देश चले और इस सारे इश्यूज को हम लोग देखना चाहते हैं, एक अच्छा परिवेश देखना चाहते हैं, एक अच्छे भारत का निर्माण, एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण देखना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग इस चैनल को देश में लाना चाहते हैं। इस माध्यम से भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो हर व्यक्ति को समानता, मैत्री, न्याय, सद्भावना सिखाता है, जो किसी पे भेदभाव नहीं करता, जी, उस धम्म को हम आगे लाना चाहते हैं, जी, उस बुद्धिज्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं। और इस प्रमोशन के लिए हमें आपकी आवश्यकता होगी। जी। आप जिस भी तरह से चाहे इस चैनल को योगदान कर सकते हैं, तन मन धन से आप सहयोग कर सकते हैं। तो मैं ये डेफिनेटली गुजारिश करूंगा कि लोग आगे आए और इस चैनल को सपोर्ट करें। मेरे ख्याल से लोग ये सुन रहे हैं और लोगों को भी दिख रहा है कि एक चैनल सच में एक अच्छे लेवल पर है, अच्छा काम कर रहा है और साफ दिल से, साफ मन से काम कर रहा है, धोखाधड़ी नहीं कर रहा है जहाँ तक। और सच में समाज का जो ज़रूरत है, समाज को जो चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें चैनल की तरफ से समाज को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आप बहुत तरीके करें, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल भारत ही नहीं दुनिया भर के कोने कोने तक पहुँचे, यही दर्शक भी चाहेंगे और यही आप और हम भी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डेफिनेटली विप्लव, हम लोग यही चाहते हैं कि आवाज़ इंडिया टीवी चैनल देश की आवाज़ बने। इस देश का जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज की आवाज़ बने। इस देश का जो हर वो तबका है जो इस देश में संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, एक रोटी के लिए, उस व्यक्ति की आवाज़ बने। जी। और हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये देश हमारा है। और इस देश में जो सम्राट अशोक का जो काल था, जी, जी, उस समय के सम्राट अशोक के काल में सारा देश संपन्न हुआ करता था, सोने की चिड़िया इस देश को कहते थे। जी। और हम लोग जो यंग टीम है, जो पूरे के पूरे जो लोगों के नाम मैंने कहा है, वो सारे इस चैनल के प्रति समर्पित है। और इस समर्पण भाव से हम लोग आगे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से देश के अंदर में हम लोग एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे। इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, हमारे समाज को आगे लाने के लिए, हमारे समाज के अलावा जो भी अन्य समाज है उनको आगे लाने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारे जो युवा वर्ग है उन युवा वर्ग को अच्छा प्लेटफॉर्म देना है हमें। हमारी जो महिलाएं हैं, उस महिला वर्ग के जो इश्यूज है उसको सामने लाना है। तो इस सारे सोसाइटी के जो अलग अलग सेगमेंट्स है, इन सारे सेगमेंट्स को हमें आगे लाना है, उत्थान के लिए उनके उत्थान के लिए काम करना है। हमारे युवाओं को हमने अभी कोशिश की है कि युवाओं के लिए हम लोग अभी करियर के कुछ शोज चालू करेंगे। जी। हमारे महिलाओं के लिए कुछ हम लोग सशक्तिकरण के लिए काम हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे इश्यूज है जो हम लोग सामने लाना चाहते हैं। काफ़ी देश में जो इश्यूज है उस इश्यूज के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। और इस सारे काम में मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे लोग हमें सपोर्ट करें। इस सारे ये जो सारा आवाज़ इंडिया टीवी का जो कारवा आगे जा रहा है, इस कारवा में आप भी शामिल हो जाइए। और इस माध्यम से हम लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा को सामने लाएंगे, हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को सामने लाएंगे। और इसी के तहत हम लोग इस देश में एक नई वैकल्पिक जो विचारधारा है, जो ये फुले शाह अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को प्रमोट करने का, इस विचारधारा को सामने लाने का काम इस चैनल कर रहा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ हमारे पूरे टीम का, हमारे सारे समाज का, हमारे सारे प्रबुद्ध जनों का, हमारे सारे जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे IAS IPS ऑफिसर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो भी हमारे साथ में तन मन धन से हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको गुजारिश करता हूँ कि 12 अप्रैल का जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप बड़े से बड़े संख्या में शामिल होइए। और चैनल को सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग देश भर पहुंचाने का जो संकल्प कर रहे हैं, उस संकल्प में आप भी शामिल होइए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे अमन कामले सर, जिनसे हमने खास बातचीत की मेहता समाज में। ऐसी एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए मेहता समाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ इंडिया पर।